हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही ईमानदारी से कर रहे होंगे। तो आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको कक्षा 10 हिंदी कोर्स ए से संबंधित एक प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको पूरा सिलेबस यहाँ पर वीडियो के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जो आपका क्षितिज पद्य खंड का एक पाठ है संगतकार, जिसके लेखक हैं मंगलेश डबराल। इससे पहले भी अन्य सभी पाठों का मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। व्याकरण का भी मैंने इसमें प्लेलिस्ट डाला है, और साथ ही जो राइटिंग सेक्शन में अनुच्छेद है, पत्र है, अन्य सभी में भी मैंने यहाँ पर वीडियो डाली है, आप सभी जाके चेक कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य यहाँ पर सिर्फ इतना ही है कि देखिए, जो हम कक्षा में पढ़ाते हैं उतना तो हम वीडियो में उसको हम सम्मिलित नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन कहते हैं ना, एक बार का रिवीजन, ऐसा रिवीजन कि जिससे आप लास्ट टाइम पर कि कुछ ना कुछ 20-30 मिनट में उस चैप्टर को अच्छे से समझ सकें, यही मेरा प्रयास है। जबकि आप सभी जानते हैं कि इस चैप्टर को अगर हम क्लास में पढ़ते हैं तो 2 से 3 दिन तक इस चैप्टर में हम बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ, एडिशनल थॉट्स या एडिशनल घटनाएं, इंसिडेंट या अपनी रियल लाइफ से जुड़े हुए यहाँ पर घटनाक्रमों को जोड़ते हुए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ेंगे हम यहाँ पर भी वही, लेकिन थोड़ा शॉर्ट मेथड में, संक्षिप्त रूप में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। लेकिन वो पूरा वीडियो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, यही मेरा उद्देश्य है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं, जैसे मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, कि आपका जो भी पाठ्यक्रम है वो बहुत ही सोच समझ के बनाया गया है कि इस आयु वर्ग के बच्चों को क्या समझना चाहिए, उनको क्या पता चलना चाहिए। तो जैसे इस चैप्टर का नेम है संगतकार। संगतकार का अर्थ यहाँ पर संगीत से जुड़े हुए लोगों से नहीं है, माना कि माध्यम उन्हीं को लिया गया है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उन्हीं से संबंध नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, इस आयु में बच्चे जो होते हैं वो अपने माता पिता, गुरु या अन्य बड़ों या जिनसे भी, जिनके कारण भी वो आज जहाँ पर हैं, कहीं ना कहीं उनके समर्पण को, उनके द्वारा दी गई शिक्षा या ज्ञान या आशीर्वाद या सहयोग को भूलते जा रहे हैं। तो आपको याद रहे, आपको समझ में आए कि जो आपके साथ है वो आपके साथ किस प्रकार खड़ा है, और आपको कभी भी उनके द्वारा जताई गई किसी व्यवस्था, मजबूरी को उनकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए, बल्कि वो आपके प्रति इतना प्रेम, स्नेह, दुलार या आशीर्वाद है कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं पीछे खींच लेते हैं। यही समझाने के लिए इस चैप्टर का यहाँ पर आपके सिलेबस में डाला गया है। तो सबसे पहले हम राइटर के विषय में पढ़ते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं हम उत्तराखंड से हैं और ये लेखक भी उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। तो लेखक के विषय में जानते हैं। मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के काफल पानी गांव में हुआ, और शिक्षा दीक्षा हुई देहरादून में। दिल्ली आकर हिंदी पेट्रियट, प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे भोपाल में भारत भवन में प्रकाशित होने वाले पूर्व ग्रह में सहायक संपादक हुए। इलाहाबाद और लखनऊ में प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की। ठीक है, तो ये हम इतना जानते हैं कि मंगलेश डबराल का जन्म उत्तराखंड में हुआ था, टिहरी गढ़वाल में हुआ था, और देश आज़ाद के बाद हुआ था। अभी तक इससे पहले भी हमने रचनाकारों को पढ़ा है जिनका जन्म गुलामी में हुआ और जिनकी मृत्यु आज़ादी में हुई। तो कहीं ना कहीं जो उनकी रचनाएं थी वो यथार्थवाद से जुड़ी थी। अब इनका जन्म हुआ है आज़ादी में, ठीक है, आज़ादी के बाद हुआ है। अगर हम इनके विषय में थोड़ा सा बहुत जानते हैं तो यहाँ पर देखिए, कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन भी करते हैं। मंगलेश की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छद्म दोनों का प्रतिकार है। देखिए, ये है लेखक की विशेषता। लेखक की कविताओं में हमें क्या दिखता है, सामंती बोध और पूंजीवादी। देखो, सामंत एक लखनवी अंदाज आपका चैप्टर है, वहाँ पर ही हम सामंत बोध को पढ़ते हैं। सामंत बोध का मतलब होता है कि जब हम उन लोग जो कहते हैं ना, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, ऐसे लोग जो कभी सत्ता पे थे या कभी राज करते थे लेकिन आज नहीं है, उसके बाद भी वो सामंती का बोध दिखाते हैं। जैसे किसी गांव का प्रधान कभी किसी समय बना था, लेकिन उसके घर को ही प्रधान का बेटा, प्रधान का नाती, प्रधान का पोता, इस प्रकार से जो विशेषण लगाए जाते हैं उसको सामंती बोध कहते हैं। और पूंजीवादी मतलब वही सब, छल छद्म, छल मतलब कपट और छद्म माने होता है ढोंग। ठीक है, पूंजीवादी का जो छल छद्म है, इन दोनों का प्रतिकार है। प्रतिकार का अर्थ होता है बदला लेने का रूप या जवाब देने का रूप। यह प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं, बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रचकर करते हैं। उनका सौंदर्य बोध सूक्ष्म है और भाषा पारदर्शी है। मतलब वो देखो, राइटर जो लेखक होते हैं ना, उनके पास कहते हैं ना, एक ही तलवार, एक ही शस्त्र होता है, और वो होती है उनकी कलम। उस कलम के माध्यम से ही वो जनता को, समाज को या समाज में उठ रहे इन समस्याओं को एक तमाचा जड़ते हैं। समझने वाले समझ जाते हैं। ठीक है, कहते हैं ना, समाज ही साहित्य का निर्माण करता है और साहित्य ही समाज का निर्माण करता है। तो ये इनकी यहाँ पर जो रचना है
वो यहीं पर कहीं ना कहीं देखो, आजकल की युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो अपने माता पिता या बड़े या गुरु का आदर सम्मान नहीं करते। उनको लगता है ना, अगर आप एक चीज़ बोलो, अगर आपके घर पे कोई कंप्यूटर आया, पिताजी खरीद के लाए, लेकिन आपने तुरंत पापा को खोलना नहीं आ रहा और आपने तुरंत कह दिया अरे आपको क्या पता इसको कैसे खोलते हैं, है ना। आप खोल सकें, आप जान सकें, आप ये कर सकें, इसलिए अब वो आपके पास सारे संसाधन जोड़ते हैं और आप उनकी व्यवस्थाओं को इस प्रकार से आरोप या आक्षेप करते हैं। तो ऐसा ना करें, इसीलिए चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो इसके हम पाठसार में आते हैं। आप सभी जानते हैं पाठसार से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, तो उसको ध्यान से पढ़ेंगे। संगतकार कविता गायन में मुख्य एक मिनट। हाँ, तो संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों, दृश्य माध्यम मतलब जिसको हम देख सकते हैं, जैसे नाटक है, फिल्म है, संगीत है, नृत्य के बारे में तो यह सही है ही, लेकिन हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कविता हमें वह संवेदनशीलता विकसित करती है। देखो, आज समाज में सबसे ज़्यादा जो कमी है वो सेंसिटिविटी की है। संवेदनशीलता, संवेदनशीलता का मतलब होता है दूसरे के दुख को समझना, है ना। उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है और उनका सामने ना आना उनकी कमजोरी नहीं, मानवीयता है। मैंने कहा ना कि अगर आपके माता पिता अपनी इच्छाओं का होम करके आपकी इच्छा की पूर्ति करते, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी कोई इच्छा नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो आपकी इच्छाओं को सर्वोपरि रखते हैं, ठीक है। संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दृश्यात्मकता इस कविता को ऐसी गति देती है मानो हम इसे अपने सामने घटित होता देख रहे हैं। ये लेखक की विशेषता होती है कि कोई भी रचना हमारे समक्ष आती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे सामने ही घटित हो रही है, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर में। आप पाठसार से समझ गए होंगे कि यहाँ पर संगीतकार या संगतकार के माध्यम से हमारे जीवन में जुड़े उन लोगों, ऐसे जैसा माना अब आज हम आज़ाद देश में रह रहे हैं, इसके पीछे कितने लोग, है ना, क्रांतिकारी थे या देशभक्त थे जिन्होंने अपने प्राणों की कुर्बानी दी, जिन्होंने आंदोलन दिए, जिन्होंने कभी अपने जीवन के विषय में सोचा नहीं। या आज भी हम जैसे जो हमारे सैनिक जो जवान हैं जो बॉर्डर पे हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं, है ना, तो हम ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं सम्मान देना भूल जा रहे हैं। सम्मान देने का अर्थ ये नहीं कि आप 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन नारे लगाते हैं, झंडा चिपकाते हैं अपने वाहन पे या अपने मतलब कुछ भी आप इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। वो तब होता है कि जब आप उनका नाम सुनते ही आपके भीतर सम्मान का भाव आए, ठीक है। तो संगतकार इस चैप्टर में आते हैं, कविता को देखते हैं। पहली पंक्ति है, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। देखिए, अभी तक हमने यहाँ पर अवधी भाषा पढ़ी तुलसीदास में, ब्रज भाषा पढ़ी सूरदास में, उसके बाद हम अभी तक खड़ी बोली ही पढ़ रहे हैं। तो ये किस बोली की रचना है? ये खड़ी बोली की रचना है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। संगतकार ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? खड़ी। जो मंगलेश डबराल जी हैं उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया है? खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया है। तो मुख्य गायक का के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती यह आवाज़ सुंदर और कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार इस स्थाई को संभालते हुए रखता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। नौसिखिया मतलब नया नया सीखने वाला। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वो यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। और उसकी आवाज़ में जो हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो ठीक है, ये थी कविता। अब इसके भावार्थ, इसके अर्थ को समझते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर कहा कि मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती। आपने कभी ना कभी विद्यालय में या किसी कहीं पर भी आपने देखा या उसको खुद किया होगा, जब एक कोरस गाया जाता है, जब एक कोई भी गीत गाया जाता है, तो जिसकी आवाज़ अच्छी हो तो उसके आगे माइक रखा जाता है, तो उसकी आवाज़ अपने आप में चट्टान जैसी होती है, क्योंकि उसको पता है, उसके अंदर विश्वास है, आत्मविश्वास है कि वो मुख्य गायक, और उसकी जो आवाज़ तो चट्टान जैसी होती, भारी स्वर, लेकिन उसका साथ देती जो सुंदर कमज़ोर काँपती हुई आवाज़ होती है, जो उसके साथ में जो सह गायक होता है, जब उसके साथ होता है, जो उसकी सुर से सुर मिलाता हुआ आता है, उसकी आवाज़ सुंदर होते हुए भी
कमज़ोर और काँपती हुई होती है। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि वो कहीं न कहीं उसको ऊपर उठाना चाहता है, किसको? मुख्य गायक की आवाज़ को, और अपनी आवाज़ को दबाना चाहता है। वह मुख्य गायक का छोटा भाई भी हो सकता है, या उससे संगीत की शिक्षा लेने वाला उसका शिष्य भी हो सकता है, या पैदल चलकर सीखने आने वाला उसका कोई दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है। ठीक है? अब दोबारा समझते हैं कि संगतकार मुख्य गायक की आवाज़ में प्राचीन काल से ही, ठीक है? अगर हम यहाँ पर सिर्फ संगीत के माध्यम से देखें, तो संगतकार मतलब होता है जो कोरस में मुख्य गायक के साथ गाता है। तो उसकी आवाज़ में प्राचीन काल से ही अपनी गूंज मिलाता आया है। वह मुख्य गायक को आधार प्रदान करता है। आधार मतलब स्थायित्व, मतलब कि आप बेस देता है उसको, उसके गायन की रिक्तता को भरता है, उसके खालीपन को भरता है ना? अब कैसे भरता है देखिए। मुख्य गायक के जो संगतकार की जो भूमिका है उसके महत्व पर विचार किया गया है कि मुख्य गायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए कवि कहता है कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे गंभीर और दमदार स्वर का साथ देती हुई एक मधुर और कमजोर कांपती हुई सी आवाज़ सुनाई देती है, जो मुख्य गायक के छोटे भाई या उसके शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाले दूर से किसी रिश्तेदार की हो सकती है, जो सगा संबंधी होता है ना? जैसे माना कोई फिजिक्स पढ़ाता है, ठीक है? तो और उसी के किसी रिश्तेदार के बच्चे का बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो वो क्या करेगा? अपने उसी रिश्तेदार के पास वो फिजिक्स पढ़ने भेज देगा। तो कहीं ना कहीं जो फिजिक्स पढ़ने बच्चा आया है, वो अपने उस रिश्तेदार से हिचक रखता है। क्यों? क्योंकि वो दूर से उसके वहाँ सीखने आया है, उसको सीखने वहाँ भेजा है। हो सकता है उसको किसी किसी क्वेश्चन में उसको उससे अच्छा उसका आंसर सही हो, लेकिन उसमें हिचक सुनाई देती है, ठीक है ना? तो इस हिचक को हमको बनाए रखना है। यही मनुष्यता है, यही मानवता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि मुख्य गायक जो है, उसके साथ जो आवाज़ साथ देती है, वो उसका शिष्य हो सकता है। सुंदर उसकी आवाज़ है, लेकिन फिर भी डरती हुई है, क्योंकि उसका उसका जो उद्देश्य है वो मुख्य गायक को ऊंचा उठाना है, उसको फेम देना है, अपना फेम लेना नहीं है। ठीक है? वह अपनी गूंज अ, वह अपनी गूंज मिलाता आया प्राचीन काल से। ठीक है? तो प्राचीन काल से ही वो अपनी गूंज उस पर मिलाता आया है। जब मुख्य गायक स्थायी पंक्ति को छोड़कर, है ना, गायक जब अंतरे की जटिल तानों में, जटिल मतलब कठिन तान, अब देखिए ना, आप जब किसी अंतरे को गाते हैं और किसी टोन को, किसी म्यूजिक को, किसी धुन को ऊंचा उठाना होता है, और उठाते उठाते उसको वो कभी जटिल तानों के जंगल में, मतलब अर्थात वो गाते गाते जब कहीं अटक जाता है या खो चुका होता है, स्थायीपन को भूल जाता है, किसी पंक्ति को भूल जाता है, तब क्या होता है? तो एक संगतकार ही है जो गाने की स्थायी पंक्ति को गाकर स्थिति को संभालता है। ये तो हो गया भावार्थ। ठीक है? यानी कि देखिए, जब आप अपने जीवन का लक्ष्य पाने के लिए किसी परेशानी में, किसी समस्या में जब उलझ जाते हैं, तो यही संगतकार, चाहे वो आपके माता पिता हो, चाहे आपके गुरु हो, चाहे आपका बड़ा भाई हो, या आपका कोई सगा संबंधी हो, चाहे मित्र हो, वो आपको संभालता है, वो उस समय आपको संभालता है। ठीक है? या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। अनहद मतलब सीमा लांघ देता है ना? कभी कभी क्या होता है, जब ऐसे मुख्य गायक ऐसे गायन में खो जाता है, डूब जाता है, कि वो गाते गाते अलौकिक आनंद में डूब जाता है, तो उसे पास बैठे श्रोताओं की अनुभूति भी नहीं रहती कि कोई कोई उसको सुन रहा है। तो ऐसी स्थिति पर क्या होता है? संगतकार उसको संभालता है। तब संगतकार स्थायी को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का कोई पीछे छूटा हुआ सामान, है ना? जैसे उसे लगता है कि जो मुख्य गायक का कोई पीछे छूटा हुआ सामान समेट रहा हो, कौन? संगतकार। जैसे वो उसे उसका बचपन याद दिला रहा हो, जब वो संगीत सीख रहा था, है ना? क्योंकि देखो, हर कोई, जैसे आप आज इतने शिक्षित हैं, तो हर किसी की शुरुआत जीरो से होती है ना? जीरो से ही मनुष्य हीरो तक पहुंचता है। तो ऐसे उसको याद दिलाता हो कि कोई बात नहीं, है ना? कई बार माता पिता, जैसे आपका कोई परीक्षा, कोई यूटी की परीक्षा थी, कोई हाफ ईयरली परीक्षा थी, कोई भी परीक्षा थी, आप में थोड़े अंक कम आए, तो माता पिता अपने एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण, कोई बात नहीं बेटा, बचपन में हमारे भी ऐसे आते थे, या हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, कोई बात नहीं, आप इससे अच्छा कर सकते हो। तो आपको इस स्थिति में जब आप भटक सकते हो, जब आप अनहद में चले जाते हो, तो वहाँ पर आपको कौन संभालता है? संगतकार संभालता है। ठीक है? क्योंकि वो भी याद दिलाता है कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है, कि बचपन में हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। ये कहकर आप में थोड़ा आत्मविश्वास आता है। उसके बाद है, जब मुख्य गायक का गला ऊंचे स्वरों में गाते गाते थक जाता है। अब हम बात करते हैं तार सप्तक की। ठीक है? तार सप्तक वो सप्तक है जो मध्य सप्तक से ऊपर का सप्तक होता है। देखिए, 3 प्रकार के सप्तक होते हैं: तार सप्तक, मध्य सप्तक और मंद सप्तक। ठीक है? तो तार सप्तक सबसे हाई टोन होता है। तो तार सप्तक सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, जब आप एक हाई टोन, हाई पिच में गाते हो, तो आपका गला जब बैठने लगता है, मुख्य गायक की बात हो रही है यहाँ पर, प्रेरणा साथ छोड़ती, उत्साह अस्त हुआ। देखो, ये कंडीशन, ये परिस्थिति अभी आपकी बोर्ड एग्जाम में है। हो सकता है आपको पढ़ते पढ़ते कोई प्रश्न बार बार आप भूल जा रहे हो,
तो ऐसे में क्या होगा ना, आपका मोटिवेशन आपका साथ छोड़ देगी, आपका जो एनर्जी लेवल है वो आप डाउन होता चला जाएगा। तो ऐसे में आपको लगेगा कि आवाज़ से राख जैसा कुछ गिर रहा है, मतलब आपका जो कंसंट्रेट लेवल है या ध्यान है वो सब छूट रहा है। तो ऐसे में ढांढस बंधाता हुआ, ढांढस मतलब हिम्मत देता हुआ कौन आता है, संगतकार आता है। और वही संगतकार कौन है अभी आपके जीवन में, आपके माता पिता हैं, आपके गुरु हैं, आपके मित्र हैं। तो वो आपको क्या देते हैं, आपको एक सांत्वना देते हैं, ढांढस माने सांत्वना देते हैं, तसल्ली देते हैं, ठीक है। और आपको हिम्मत देते हैं कि कोई बात नहीं है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि जब यहाँ पर प्रेरणा साथ छोड़ती है, उत्साह तो होता हुआ, आवाज़ से राग जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बताता है, मुख्य गायक को हिम्मत देता है, ताकत देता है। कहीं से चला आता है कौन, संगतकार का स्वर। माना आप एक सिंपल सा एग्जांपल लो कि कोई गा रहा था और गाते गाते वो मुख्य जो पंक्ति थी उसको भूल जाता है। तो ऐसे में जो संगतकार क्या होगा, वो या तो म्यूजिक दे देगा या उसकी मेन लाइन जो होती है ना, टैग लाइन जो होती है किसी गाने की, ठीक है, तो उसकी टैग लाइन को गाने लग जाएगा, जिससे कि जो है मुख्य गायक अपना बैलेंस में आने तक, अपनी स्थिति में पहुंचने तक स्थिति संभाले रखता है कौन, संगतकार, ठीक है। कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, कभी कभी वो यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और फिर से गाया जा सकता है गा चुका राग। यानी कि देखिए ना, कई बार हम जब हार जाते हैं, कई बार हमें जब लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, तो उस समय हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए कौन आता है, संगतकार आता है, ठीक है। और वो कहता है कि जो राग गाया जा चुका है उसे फिर से गाया जा सकता है, संगतकार अपने स्वर से उसका साथ देता है। इस प्रकार वह मुख्य गायक के उत्साह को बढ़ाता है। यह सब करते हुए समय उसकी आवाज़ में एक हिचकिचाहट साफ सुनाई देगी, है ना। और उसकी आवाज़ में जो हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, वो उसकी विफलता नहीं है। आपने कई सारे ऐसे स्टोरी सुनी होंगी जहाँ पर बैक डांसर जो होते हैं ना, है ना, जो मुख्य जो नृत्य वाले होते हैं, मेन डांसर जो होते हैं, उनकी जो बैक पीछे डांस करने वाले होते हैं, वो कई बार ऐसे अच्छे डांसर होते हैं कि कोरियोग्राफर बन जाते हैं आगे जाके। इसके सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे। तो इसी प्रकार आप कभी ये ना सोचें कि वो जो हमें समझा रहा है, जो उसके अंदर हिचक है, वो उसकी विफलता है। विफलता बोले तो असफलता है, बिल्कुल नहीं, वो उसकी मानवता है, ठीक है। कैसे, संगतकार की अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, वह उसकी विफलता नहीं बल्कि मानवीयता है, क्योंकि ऐसा करके संगतकार मुख्य गायक के प्रति अपना सम्मान प्रकट करता है। किसी भी क्षेत्र में नायक का साथ देने वाले ऐसे व्यक्तियों को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बल पर दूसरे लोग सफलता प्राप्त करते हैं। देखिए, एक पंक्ति है ना, एक पंक्ति माना मैंने खींची, उसको बड़ा दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरी पंक्ति को छोटा करना पड़ेगा। और या तो आपको बड़ा होना पड़ेगा, दूसरी पंक्ति को छोटा होना पड़ेगा। तो कई बार संगतकार खुद छोटा हो जाता है, किसके लिए, मुख्य गायक को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। वैसे ये कविता बहुत छोटी सी है, लेकिन यहाँ पर समझा यही गया है बच्चों। देखो अब इसमें हम प्रश्नों के माध्यम से इस चैप्टर को समझेंगे। अगर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखते हैं, जैसे पहला ही प्रश्न क्या है कि संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है, ठीक है। अब इसके आंसर को देखो, किस प्रकार ये जो किसी भी घटना या प्रसंग में किसी भी काल में मुख्य गायक के साथ देते हैं, उसे सफल बनाने के लिए स्वयं की पृष्ठभूमि में रहते हैं। वे सहायक कलाकार की तरह स्वयं को महत्व न देकर मुख्य कलाकार के महत्व को बढ़ाने में अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्तियों को संकेत करना चाह रहे हैं, जो कभी ना कभी किसी ना किसी के लिए क्या करते हैं, संगतकार का सहयोग देते हैं। अब अगला प्रश्न है कि संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। ये बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान देंगे आप लोग। और क्षितिज के क्वेश्चंस के आंसर आपको कैसे लिखने में हर बार बता चुकी हूँ कि 2 अंक का एक प्रश्न होगा, तो कम से कम 4 लाइन से ज़्यादा आपको लिखना है, और कम से कम 2 पॉइंट, नहीं तो 3 पॉइंट। वैसे तो 4 पॉइंट लिखने हैं, लेकिन किसी प्रश्न में 2 ही पॉइंट होते हैं, उनको 2 पॉइंट, यानी कि आपको पॉइंट की जो है ड्यूरेशन, वर्ड ड्यूरेशन थोड़ा लंबी, शब्द थोड़ा बड़े लिखने होंगे, ज़्यादा शब्द लिखने, मतलब 2 लाइनों का 1 पॉइंट होगा, तब वो अच्छा लगेगा। तो जैसे इसमें आंसर क्या होगा कि संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अतिरिक्त नाटक, फिल्म, नृत्य, राजनीति, धर्म, शिक्षा के क्षेत्र में भी आप देख सकते हैं ना, कोई काम है, या आप देखो अभी जैसे चुनाव चल रहे हैं, तो चुनाव किसी एक लीडर के द्वारा लड़ा जाता है, लेकिन उसका प्रचार करने के लिए हर छोटे छोटे जो नेता होते हैं वो सब प्रचार करते हैं। तो सहयोग उनका है, लेकिन लीडरशिप कौन पाता है, नेता पाता है। तो ऐसे आपको हर जगह, फिल्म है, एक फिल्म माना हीरो एक एक है, लेकिन क्या अकेला हीरो फिल्म बना सकता है, नहीं, उसके साथ उसको सब कुछ सारे रोल चाहिए, तो सारा रोल अकेले नहीं कर सकता। तो
इस प्रकार वो सारे कैरेक्टर उस हीरो को हीरो बनाते हैं, है ना। कोई डांस है, डांस में भी अगर कोई डांस एक अच्छा कर रहा है तो बाकी लोग उसको पीछे सपोर्ट करें, तब वो जाके बेस्ट डांसर बनता है। राजनीति की बात कर ली, धर्म की बात कर ली, जैसे धर्म में देख लिया आप, जैसे आप प्रेमानंद महाराज जी का एग्जाम्पल ले लीजिए। उनको टेक्निकल की कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन वो इतने अच्छे उपदेश देते हैं कि जो उनके शिष्य हैं उनके माध्यम से वो घर घर तक उनकी बातें जा रही हैं। तो उनको आगे कौन बढ़ा रहा है? उनके शिष्य, संत, भक्त बढ़ा रहे हैं, है ना। तो संगतकार की भूमिका में कौन है? वो सभी लोग हैं। तो ऐसे इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे। अगला है, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायकों की मदद करते हैं? तो अभी हमने देखा क्या करते हैं, उस गंभीर दमदार आवाज़ के साथ अपना स्वर पीछे पीछे सुमधुर हल्के स्वर में लगाकर, एक तो ऐसे करते हैं, और जब वो तार सप्तक में कहीं अटक जाता है ना, या किसी अनहद तक पहुंच जाता है, तो वहाँ पर जटिल तानों के अलझाव को रोकने के लिए अपनी गूंज मिलाते हैं, ऐसा करते हैं। या तार सप्तक में ऊंचे स्वरों में गाने के दौरान मुख्य गायक जब उसका गला बैठ जाता है तो उसे हिम्मत देते हैं, अपने सुर को लगाते हैं और वहाँ पर भी हिचक दिखाते हैं, इस प्रकार उसका योगदान, अपना सहयोग देते हैं। अब भाव स्पष्ट करें हैं, ये भाव अभी आपको जो मीनिंग बताया वही इसका स्पष्ट है। अगला है, किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। कोई एक उदाहरण देकर इस कथन पर अपने विचार दीजिए। आप इसमें कोई भी उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है। जैसे आप बिल गेट्स, लक्ष्मी मित्तल या अंबानी बंधुओं की सफलता के पीछे मैनेजमेंट से जुड़े लोगों की पूरी फौज है, ठीक है, जिनके बलबूते पे आज इनका व्यापार पूरे विश्व में छाया हुआ है। निसंदेह वह अकेले व्यक्ति का प्रयास नहीं है। एक विद्यालय में प्रधानाचार्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, परंतु क्या शिक्षकों के सहयोग के बिना क्या वह कुछ कर सकता है? अब क्रिकेट की टीम ले लीजिए आप, है ना, माना उसका श्रेय, सफलता का श्रेय कैप्टन को दिया जाता है, लेकिन उसका एक एक फील्डर, उसका एक एक बॉलर, उसका एक एक बैट्समैन, कीपर, सब उसका योगदान होते हैं, सब वो संगतकार की भूमिका निभाते हैं। अगला है, कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरना नजर आता है, उस समय संगतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगतकार की विशेष भूमिका को स्पष्ट कीजिए, है ना। अब इसमें क्या होता है कि वो उसको जो बिखरता है उसका संगीत, उसको कैसे रोकता है। वो ऐसे विकट समस्या में संगतकार की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। वह बड़ी चतुराई और सिद्ध हस्तता से, मतलब बहुत ही ट्रेंड लेवल से मुख्य गायक के स्वर में अपना स्वर मिलाकर उसके स्वर की कमी या बिखराव को छिपा लेता है। किसी को देखने नहीं, मतलब किसी को समझ में नहीं आता है कि ये भटक रहा था। वो श्रोताओं तक को पता नहीं चल पाता है कि यहाँ पर मुख्य गायक किसी लय या सुर ताल में उलझ गया था या भूल गया था। इतना संगतकार का एफर्ट, इतना प्रयास होता है कि मुख्य गायक की कमी किसी को नहीं दिखती है। अगला प्रश्न है, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं? देखो, ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपसे संबंधित है। अभी भी आप सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोगों को नींद नहीं आ रही होगी, कुछ लोगों को भूख नहीं लग रही होगी, कुछ लोगों को पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा। तो इसमें बहुत सारी कंडीशन आती हैं। ऐसे में आपके संगतकार, मैंने कहा ना, वो आपके माता पिता, गुरु, मित्र कोई भी हो सकते हैं, या कोई भी मोटिवेटर हो सकता है जो आपको समझा रहा हो। तो वही वही आपको सहयोगी किस प्रकार संभालते हैं। तो उस समय क्या होगा, एक सच्चा सहयोगी उसे कहते हैं जो अपने लड़खड़ाते साथी को संभालने का काम करे। सहयोगी विपरीत परिस्थितियों में अपने साथी को ढांढस बताता है, हिम्मत देता है, ठीक है, उसे उसकी क्षमता से परिचित करवाता है। देखो, कई बार क्या होता है ना, बच्चों को पता होता है कि उसे कितना आता है, लेकिन उस कितने को भी समझने के लिए वो फोकस नहीं लगा पाते। जैसे आप सभी, जितने भी आप लोग वीडियो को सुन रहे हैं, आप सभी 100% अपना दें। मैं आपसे कई बार कहती हूँ कि 80 में से 80 हर बच्चा नहीं ला सकता, लेकिन अपना बेस्ट दीजिए। और जो आपके अंदर योग्यता है उसकी, उससे भी आपका परिचय, जैसे ना आप रामायण में हनुमान जी को उनके बुद्धि बल का परिचय किसने दिया? जामवंत जी ने दिया। उसी प्रकार आपकी लाइफ में कोई ना कोई जामवंत होगा जो आपको अपनी योग्यताओं से परिचित आपका करवाएगा, निरंतर प्रोत्साहित करेगा। और ऐसे ये बात आपको जीवन के अनेक क्षेत्रों में देखी जा सकती है, जो अच्छे सहयोगी बनकर, सलाहकार बनकर व्यक्ति की सफलता में उसको सफलता दिलाते हैं या उसका सहयोग करते हैं, ठीक है। तो ये था संगतकार चैप्टर पूरा, और इसमें ऐसे ही प्रश्नों का निर्माण होगा। जो जो प्रश्न हमने यहाँ पर डिस्कस किए, प्रश्न बहुत सिंपल आएंगे इसमें से, और क्षितिज में 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। उनको लिखने के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ 30 से 40 शब्दों का होता है, लेकिन फिर भी आप कम से कम 4 से 5 लाइन उसमें लिखें। प्रयास करें कि आप आंसर पॉइंट में लिखें, और पॉइंट में लिखने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। कम से कम 3 पॉइंट लिखें। देखो, हिंदी एक ऐसा भाषा और साहित्य का ऐसा रूप है जहाँ पर आप अपनी बात को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, एक तो आप एग्जैक्ट, अगर 2 पॉइंट हैं, एग्जैक्ट 2 पॉइंट बिल्कुल क्लियर लिखें, उसके बाद आप बातों को थोड़ा तोड़ मरोड़ कर तीसरा पॉइंट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो बच्चों, अगर आपको किसी और टॉपिक पे डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करें,
क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि 11 फरवरी से पहले, क्योंकि आपका 15 फरवरी को 16 फरवरी को पहला पेपर है, उससे पहले आप अपने सारे डाउट क्लियर करें, क्योंकि उसके बाद आपको लगातार उस सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी होगी जिसका पेपर होगा। तो तब तक आप इन हेल्पफुल वीडियो से हेल्प लेते रहें, और किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।